Hello and welcome to Paisa Live. What a brilliant day it is. Budget day, Union Budget 25-26. अभी सुबह ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेश किया, ये उनकी तरफ से पेश किए जाने वाला 8वां बजट था. प्रॉबेबली शी इज द ओनली फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने इतने बजट्स सिंगल हैंडेडली पेश किए हैं. कहा गया था कि ये बजट मिडिल क्लास का बजट होगा और शायद ऐसा निकल कर आया भी है. इन्होंने मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है, विच इज़ इनकम टैक्स रिलीफ. इस पे हमसे बात करने के लिए हैं डॉक्टर असीम चावला, हु इज़ अ वेरी सीनियर एडवोकेट एंड ऑल्सो अ टैक्स एक्सपर्ट. सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने शो पे. थैंक यू. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. हाँ जी सर, सबसे बड़ी बात ये कि एज वी ऑल नो, अब तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो भी गया, डाउट्स क्लियर भी हो गए. 12 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को न्यू टैक्स रेजिम में हमारी वित्त मंत्री ने बेसिकली टैक्स फ्री कर दिया है. बट देन पीपल आर थिंकिंग कि 12.75 वाली फिगर क्या है. एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मिस्टर या मिस शर्मा है, नहीं शर्मा वर्ड नहीं लेना चाहिए, चलिए मान लीजिए अब एक मिस्टर या मिस एक्स हैं और उनकी सैलरी अब 12.9 या 13 लाख पर एनम है और मान लीजिए उनकी टैक्सेबल इनकम भी 12.75 से ज़्यादा है, उनका क्या होगा? उनका ये होगा, वो जो मिस या मिस्टर एक्स हैं वो 12 से 16 लाख वाली जो स्लैब में 15% पे उनको टैक्स देना पड़ेगा. अब आप ये कहें कि जी वो 12.75 माइनस जो भी फिगर है वो नहीं होगा, तो वो दिस इज़ नॉट एन इंक्रीमेंटल टैक्स, दिस इज़ अ स्लैब सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जो पूरे वर्ल्ड की टैक्स पद्धति में आपको मिलेगा. इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज वेयर personal income tax is taxed because salary is also part of personal income tax. जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव बेसिस पे टैक्स होता है स्लैब सिस्टम पे. तो ये वो आपके मिस एक्स या मिस्टर एक्स को आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि वो इंक्रीमेंटल टैक्स नहीं है, इट्स अ स्लैब सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. और मिस्टर और मिस एक्स को ये भी क्लैरिफाई करें कि जो स्पेशल इनकम्स जिनको हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स और इनकम्स विच आर चार्ज अंडर स्पेशल रेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो इसका हिस्सा नहीं है. तो आपके स्टॉक मार्केट के गेन्स, आपके वो फंड्स, म्यूचुअल इनकम के रेंटल इनकम, यस, दैट इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ सैलरी इनकम. बिकॉज इसको आप बेसिक तरीके से देखें, मूल रूप से देखें तो इनकम टैक्स में 5 किस्म की इनकम्स होती हैं: सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज. तो ये जो स्लैब है ये सिर्फ उन 5 में से एक हेड को ध्यान में रखती है जो सैलरी इनकम है. जो इनकम बाकी चारों हेड्स में है, अगर वो स्पेशल इनकम कहलाती है और जिसका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते मेरा स्टॉक मार्केट का टैक्सेबल गेन 12.74 है या 12.70 है तो मैडम ने ऐसा सुबह अनाउंस किया था कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा. सो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर आई थिंक हैज़ डन अ ग्रेट पुट इन अ ग्रेट लीप ऑफ फेथ. जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने कही आज: ट्रस्ट फर्स्ट एंड स्क्रूटनाइज लेटर एंड रिफॉर्म इज द फ्यूल एंड दिस इज एन द मिडिल क्लास हैज़ सम एडमिरेबल एनर्जी इन नेशन बिल्डिंग. और डेमोक्रेसी और जो मिडिल क्लास से डिमांड की अपेक्षा है, तो अब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी. जो टैक्स सेविंग हुई उसको प्लीज़ आप फॉर्मल इकोनॉमी में स्पेंड कीजिए, उसकी सिप्स बनाइए, उसको सेव कीजिए, नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में लगाइए उसको. तो जो 6 आज बातें इंपॉर्टेंट कहीं कि हम पर्सनल टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ टीडीएस कर रहे हैं, वॉलंटरी कंप्लायंस है, कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट. सर, मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहती हूँ, पहली बात तो हम क्लियर कर दें, जैसे कि सर ने कहा, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, ये जितने भी चेंजेस हुए हैं ये न्यू टैक्स रेजिम में हुए हैं. ओल्ड टैक्स रेजिम को अनटच्ड रखा गया है. रिमाइंड कर देते हैं, याद दिला दें कि 2 टैक्स रेजिम्स फिलहाल मौजूद हैं: ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम. न्यू टैक्स रेजिम 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, पिछले 2 साल के अंदर. उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं. मिडिल क्लास जो हमारी जनरेशन है, जो पॉपुलेशन है सैलरीड इनकम वाली, उनके लिए 2 बार इस टैक्स रिडम्पशन को इंक्रीज़ किया गया है. पिछले इंटरिम बजट में भी हमने देखा था ये लेवल थोड़ा बढ़ा था, बट अब तो खैर 12.75 तक की अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है, वी आर नॉट सेइंग सीटीसी है, अगर आपकी सीटीसी में काट के टैक्सेबल इनकम 12,75,000 रुपये तक है, तो इंक्लूडिंग योर डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, आप टैक्स फ्री हैं. बिल्कुल ठीक. और आई एम ग्लैड आपने ये क्लैरिफाई किया कि ये न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही है.
लास्ट ईयर अगर सबको याद हो तो टैक्स स्लैब्स, न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब्स को 3 to 5 में 5%, 5 to 7 में 20 को घटा के 5, 7 to 10 में 20% को घटा के 10% किया गया, और 10 to 12 को 30 से घटा के 15 किया। जब न्यू टैक्स रिजीम पिछले साल अट्रैक्टिव हुई तो लगभग 72% ऑफ टैक्स पेयर्स ने पुरानी टैक्स रिजीम को छोड़ के नई टैक्स रिजीम में फाइल किया, और लगभग 7.5 करोड़ के करीब रिटर्न्स में से लगभग 5.27 करोड़ आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत फाइल हुई। वो भी तब जब न्यू टैक्स रिजीम अट्रैक्टिव की गई, हालांकि उसको आए हुए 2 साल हो गए थे। अब बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम सिस्टम, जब आप टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं जब पोर्टल पे, तो न्यू टैक्स रिजीम से शुरू करता है। बट वेरी राइटली सेड, ये एक श्रोताओं के लिए और आपके व्यूअर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपको ओल्ड वर्सेस न्यू को और भी कंपेलिंग हो गया टू शिफ्ट। और ये एक मैं पूछने ही जाने वाली थी आपसे। मैं यहाँ पर आपकी बात को एक बार और बता दूं, जैसे कि सर ने कहा है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या फिर जब आप अपने पोर्टल पे जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजीम दिखता है। बट मान लीजिए अगर आपको आपकी सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी चाहिए तो आपको उसको अलग से ऑप्ट करना पड़ेगा। आपको उसे अलग से चुनना पड़ेगा। पोर्टल खोलेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम दिखेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओल्ड टैक्स रिजीम मौजूद नहीं है। इट इज़ वेरी मच प्रेजेंट इन द सिस्टम। इट्स जस्ट कि आपको एक एडेड एफर्ट में आपको उसे ऑप्शनली सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर, ओल्ड टैक्स रिजीम की जब बात करते हैं, एक बात बताइए, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर बड़े सारे हमारे फेवरेट सेक्शंस हुआ करते थे, सेक्शन 80C, D, E, G, जिसके तहत हम अपनी टैक्स रिबेट लेते थे। बहुत सारी सरकार की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं जो लॉन्ग टर्म है, जैसे आपका PPF है, आपका सुकन्या समृद्धि है, आपकी पेंशन NPS है, इनफैक्ट आप अपने जो घर की खरीदे हुए घर की EMI भरते हैं, आपका मेडिक्लेम, देयर आर मल्टीपल थिंग्स that used to come under section 80C and other sections of the old tax regime, जिसके तहत हम टैक्स की छूट लेने के लिए सेविंग करते थे। अब मान लो अगर मैं एक मिस वाई हूँ और मान लीजिए मेरी तनख्वाह 12 लाख रुपए है, टैक्सेबल इनकम, तो मेरा तो टैक्स 0 हो गया। और मुझे आदत है भैया इतने साल से 10 साल से मैं PPF में EPF में पैसा डाल रही हूँ, ठीक है। अब क्या मेरे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना ठीक है, क्योंकि अब मैं तो हैबिचुअल हो गई, वो कितना रेलेवेंट बचा है? हाँ, सो पहली बात तो मिस वाई की ये हैबिट जो है, जो ये हैबिट है, इट्स अ गुड हैबिट। बट इट वाज फॉर टैक्स, मतलब ये कंपेलिंग। हाँ, सो हैबिट्स यूजुअली वी ट्रीट देम एज वाइसेस, बट ये एक अच्छी हैबिट थी, सेव करना और प्रोफिलिगेसी से दूर रहना, ये एक अच्छी आदत है। सेविंग्स के डिसीजन पहले टैक्स मोटिवेटेड थे, अब सेविंग्स के डिसीजन ऑब्जेक्टिव होंगे। मिस वाई को ये भी देखना है कि वो किस इकोसिस्टम में है, जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी है, कुछ वो फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, वहाँ पर EPF, PF, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल बेनिफिट, और पेरेंट्स की डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स के की एक सिक्योरिटी सोशल है या नहीं है। और अगर मिस वाई ऑल बाय हरसेल्फ, सेल्फ एम्प्लॉयड, एक प्रोफेशनल हैं, तो मैं मिस वाई को of course I'll just give her some free advice, is the fact that first take care of your medicals, because medicals are very high. Take care of your dependent parents if they are there. So first cover yourself on health, and then voluntarily save in some mutual fund, in some debt related mutual fund or PPF. PPF is a good, stable, reliable tool. So keeping that in mind, don't purely look that this will help me in less cash payout, or this has now become obsolete because it was the old system. Miss Y should take her decisions keeping in view her outlook towards life, and then if there is a little bit of this tax 12.75 is a fairly high threshold, so Miss Y को मुझे नहीं लगता उनको बहुत मायूसी होगी। बिल्कुल। तो फिर अब हम यहाँ पे ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अब आपको न्यू टैक्स रिजीम में इतना बड़े पैमाने पे आपको टैक्स रिबेट मिल रही है तो आप बिल्कुल ओल्ड वाले जो बेनिफिट्स आपको मिलते थे आप उनकी वजह से इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दें, सेविंग्स आप करते रहें। बेशक यहाँ पे आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट डू नॉट स्टॉप योर सेविंग्स जो आप टैक्स की वजह से कर रहे थे। कीप गोइंग फॉर दैट, बिकॉज अल्टीमेटली इन द लॉन्गर रन दे आर मेड फॉर योर लॉन्गर बेनिफिट। वो 15-20 साल वाली जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके आगे भविष्य के लिए हैं, सो यू कैन स्टिल कीप गोइंग। बट येस, इफ़ यू गो फॉर द न्यू टैक्स रिजीम यू विल एंड अप विद more money in your hands at the end of the day.
Yeah, but you know one, if the intelligent Mr. X or intelligent Miss Y will come back to you and say, Honorable Madam Sitaraman made a statement कि मैं जो इनकम टैक्स एक्ट इतना है जिसमें लगभग 298 प्रोविजंस हैं नाम के वास्ते, बट वो हर प्रोविजन के सेक्शन सब सेक्शन प्रोवाइजो वराइजो करके वो इतना हमारा वो जो है हम उसको आधा कर देंगे नंबर ऑफ सेक्शंस को भी देख के और उसके स्कीम को भी देख के। तो अब जब ये आधा हो जाएगा तो क्या ओल्ड रिजीम चली जाएगी या सिर्फ न्यू रहेगी या हाइब्रिड रहेगी, ये तो अगले हफ्ते जब डायरेक्ट टैक्स कोड जब इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा तब पता चलेगा। और रिमेंबर दिस इस गवर्नमेंट का रिजॉल्व है कुछ करने का, अनाउंस करने के बाद कुछ करने का होता है। तो 97 में आप सबकी मेमोरीज को पीछे ले जाएं तो 97 में एक बार अटेम्प्ट हुआ, नहीं हुआ, फिर 2008 में अटेम्प्ट हुआ, नहीं हुआ, 2009 में भी हुआ, नहीं हुआ, बट अब लग रहा है अगर ये नेक्स्ट वीक आ रहा है तो कुछ तो बदलाव होने के चांसेस हैं। हाँ, तो एक कन्वर्सेशन नेक्स्ट वीक के बाद ड्यू रहती है। हाँ, मिस्टर एक्स और मिस वाई के लिए। बिल्कुल सर, साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये भी कहा कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के जो उनके एस्टिमेट्स हैं दैट इज 28.37 लाख करोड़, 28.37 लाख करोड़, बट इतना बड़ा रिबेट उन्होंने दे दिया, ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन मोर देन 80 to 85% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन और एक्चुअली मोर देन दैट स्टिल फॉल्स अंडर दैट 12.5 वाला, एक्चुअली मोर देन दैट। हाँ, सो वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ा इंटरेस्ट। ये कैसे होगा? एक तरफ वो कह रही हैं कि मैं और हमारी देश जो है हमारे एस्टिमेट्स बढ़ रहे हैं, टैक्स और आएगा, लेकिन जब आप टैक्स रिबेट इतने 140 करोड़ पॉपुलेशन में से 90% पॉपुलेशन आपकी रिबेट वाली है, तो ये कहाँ से कवर होने वाला है? हाँ, सो वेरी इंसाइटफुल थॉट। अब आज के टैक्स प्रपोजल्स में कंक्लूडिंग में बजट स्पीच में ऑनरेबल मैम सीतारमन ने कहा कि रेवेन्यू फॉरगॉन ये डायरेक्ट टैक्स पे 1 लाख करोड़ है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का 2600 करोड़ है। खैर वो इनडायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म्स भी बहुत अट्रैक्टिव हैं कस्टम्स को लेके, बट इस सब्जेक्ट पे आते हैं। अब लगभग हमारे देश में, भारतवर्ष में 10 करोड़ लोग हैं जो सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इमेजिन आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ फॉर एग्जांपल 140 करोड़। हाँ, चलो 140 में से सिर्फ 10 करोड़ टैक्स फाइलर हैं। पेयर जो हैं उसमें से आप 10 में से 4 हटा दो तो 4 करोड़ तो जनसंख्या है जो सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करती है, जिसको आप टैक्स फाइलर्स बोलते हो, टैक्स पेयर्स नहीं बोलते। अब बाकी बच गए 6, लगभग 6, ठीक है। 6 करोड़ में से लगभग 1 करोड़ ऐसे हैं जो अगर आप वो 1 करोड़ देखें तो वो सिर्फ 5 से 9 लाख रुपए की कैटेगरी में आते हैं। तो लगभग आप इसको आप एक राउंडेड अप करके वेरी नाइस 1.5 कर लीजिए। तो 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो अब शायद टैक्स स्लैब से निकल जाएंगे बाहर अगर उनकी कोई स्पेशल इनकम कैपिटल गेन नहीं है। 4 करोड़ तो टैक्स फाइलर्स थे, तो 4 और 1.5 हो गया 5.5 करोड़। अब 5.5 करोड़ अगर टैक्स फाइलर्स बन जाएंगे टैक्स पेयर से, तो फिर टैक्स पेयर कौन रहेंगे? बाकी के। Exactly. तो अब एडमिनिस्ट्रेशन पे एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने प्लेस किया कि सारे अपना टैक्स पूरा दें। तो इसलिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैक्स बेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर सकते और टैक्स देने के लिए। जहाँ पर पॉलिसी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, वो ये नहीं रही कि हम अपना टैक्स बेस पिछले 10 साल से नहीं बढ़ा पाए। अनफॉर्चुनेटली हमने टैक्स फाइलर्स तो बढ़ा दिए बट बेस नहीं बढ़ा पाए। हाँ, अभी सिर्फ 10 साल पीछे चले जाओ, हमारे टैक्स फाइलर्स डबल हो गए। फाइलर्स भी उतने नहीं बढ़ा पाए। लुकिंग एट द पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर में तो नहीं हुआ, कंपैरेटिव में 5 करोड़। नॉट अ सेलिब्रेटरी फिगर आई वुड। हाँ, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट वेरी enthusiastic and my worry is that you have to get money and you have to focus on your targets also. Yeah. सर मेरे यहाँ पर एक सवाल और है कि जैसे सब बात कर रहे हैं 12 साढ़े 12, फॉर एग्जांपल अब मैं आती हूँ मिस जेड, मिस जी हैं, उनकी जो सैलरी जो ओरिजिनल जैसे कहा जा रहा है जो सैलरी टैक्सेबल इनकम है, मान लो वो 12 साढ़े 12 है, सो शी इज टैक्स फ्री। बट व्हाट इफ उनके पास कैपिटल गेन्स की इनकम है, ठीक है, उनके पास हाउस रेंट भी है या जो भी आ रहा है, अगर उनकी टोटल इनकम मिला के 12.5 है, देन व्हाट? हाँ, तो अगर उनकी टोटल, अब ऐसा है, ये सैलरी इनकम में आपको स्लैब्स मिल गए,
और आप वहाँ पर उन स्लैब्स की वजह से आपका जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो रिलेटिव या लिटिल है। जब आप स्पेशल इनकम्स की बात करते हो तो उनको आप अलग से कंप्यूट करते हो। तो उसके ऊपर कितना लगेगा, या वो भी इसके साथ क्लब होगा? हाँ, तो जब मैं स्पेशल इनकम के लिए जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मैं उसको थ्रेशोल्ड से 0 से शुरू करूँगा। तो मान लीजिए मिस जी हैं, ठीक है, उनकी स्पेशल इनकम मिलाकर मान लीजिए उनका शेयर्स के अंदर उनके पैसे इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड्स में है या स्टॉक मार्केट में, व्हाटएवर, अब उनकी इंक्लूडिंग कैपिटल गेन प्लस सैलरी टैक्सेबल इनकम इज 12, नाउ व्हाट? हाँ, तो स्पेशल इनकम को मैं अलग से टैक्स करूँगा। तो 12 जो है वो तो आपका 0 हो गया। हाँ, और स्पेशल इनकम वाले पे सिर्फ स्पेशल इनकम पे स्लैब लगेगा। हाँ, क्योंकि स्पेशल इनकम एक स्पेशल रेट पे टैक्स होता है। उसका क्या रेट है? हाँ, उसका जो कैपिटल गेन्स के रेट हमारे 10 to 20% हैं, बीच में एक 15% भी रेट है। राइट। वो उसमें प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन नहीं है। राइट। स्लैब जो स्पेशल इनकम्स होती हैं वो एक एडवलरम रेट जिसको हम बोलते हैं उसी पे ही टैक्स किया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि मान लीजिए अगर कोई 12 लाख रुपए तो अपनी टैक्सेबल इनकम तनख्वाह से कमाता है, पर ऑन एन एवरेज उसके 2.5 से 3 लाख रुपए की कमाई आती है, चाहे वो रेंट से आ रही है प्लस उसके स्टॉक से आ रही है, वो कहाँ जाती है? तो हम उन्हें क्लियर कर दें कि वो इस वाले स्लैब में नहीं जुड़ेगी, वो आपकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का जो रेट है उससे जुड़ेगी, और जो आपकी 12 साढ़े 12 है वो आपकी डायरेक्ट इनकम टैक्स वाली कंप्यूटेशन से जुड़ेगी। हाँ, तभी इनकम टैक्स एक्ट में हम एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं और एक नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं। सर यहाँ पे हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक रिफॉर्म लाए हैं। डू यू थिंक इट इज अ सेलिब्रेटरी डिसीजन? 50,000 से जो इंटरेस्ट का जो TDS की जो लिमिट है वो 1 लाख कर दिया। इसे कंप्लीट खत्म हो जाना चाहिए था, वेव ऑफ हो जाना चाहिए था? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो हम भारतवर्ष में अपनी पॉलिसीज से कर सकते हैं वो कम है। सीनियर सिटीजन स्टिल इन आवर कंट्री काफी अच्छे पैमाने पे हैं। हाँ, सो देयरफॉर दिस इज अ ग्रेट ट्रिब्यूट डन टू। बट स्टिल अगर वो कंप्लीट एग्जेम्प्ट हो जाता तो ठीक है, एटलीस्ट रिपोर्टिंग हो गई, थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रहेगा, बट ऑल इन ऑल various proposal in these which have been tabled today by the honorable finance minister are rightly in her one statement that we had the pulse, we had the ears on the ground and we had the finger on the pulse. Many proposals across the board, whether it is taxes, industry, etc., are, you can really feel that they knew what is happening on ground. So if she has made that statement that we had the pulse of the finger and we had the ears on the ground, I think it's not out of place. I mean, my compliments to her for picking those small things that people are actually going through. Yeah, people or industry is also going through. Right. Look at the rationalization of all Customs Act. Right. Look at the rationalization for SMEs also. Right, MSMEs को तो काफी कुछ मिला. Because for me this budget at the beginning was today morning was about 3 things only: MEM, middle class, employment and manufacturing. Right. And for me this budget ticks those 3 boxes overwhelmingly. सर एक और बड़ा बदलाव हुआ है कि अगर आप पहले पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की अपनी ITR भर सकते थे, उसे 4 कर दिया गया है. तो आई थिंक एज अ टैक्स पेयर या एज अ इनकम टैक्स फाइलर मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चेंज है, बिकॉज कई बार क्या होता है, पीपल डू नॉट हैव दैट डिस्पोजेबल इनकम और दैट टैक्स पेइंग कैपेसिटी इन देयर हैंड, और वो अपनी पुरानी नहीं भर पाते ITR. नो, तो उसमें थोड़ा सा आई हैव टू ब्रिंग दिस टू योर अटेंशन, दैट इज विद रिगार्ड टू द अपडेटेड रिटर्न. So we will have to read the fine print whether it takes care of the provisions of section 139 which deals with revised return or whether it is only meant for the updated return. And what is the difference between the two? Because people would. हाँ, बिल्कुल. Updated return का concept था that look, somebody is looking above your shoulder. कि मुझे पता है कि आप कुछ ठीक नहीं कर रहे, अब आप वापस भेज रहे हो, वापस कर रहे हो. हाँ, अगर आप उसको ठीक करना चाहो तो इससे पहले मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, तो वो आप कर लो. पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर. हाँ, वो पहले 2 था, उसको 4. वो क्योंकि इनको रिस्पांस ठीक मिला, उसमें उन्होंने डेटा भी दिया और रिवाइज रिटर्न था कि चलो आपसे कोई गलती हो गई, अब आपको पता लग गया तो आप रिटर्न रिवाइज कर लो. फ्रॉम हर स्टेटमेंट विच शी मेड एट द फ्लोर ऑफ द हाउस, आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा वो अपडेटेड रिटर्न वाले को ही लेके है. बट लेट्स रीड द पिंक न्यूज़लेटर. मुझे भी ऐसा लगा कि ये उनके लिए है कि जिन्होंने बाय चांस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
नहीं की, स्किप ही हो गई, तो इट इज फॉर एवरीबडी कि आप अपने पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स की अपनी ITR अलोंग विद द पेनल्टी पे कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न के कॉन्सेप्ट में फॉल करेगी, बट रिवाइज्ड में रिटर्न, नहीं हाँ है, रिवाइज, बट अपडेटेड बहुत कम लोगों के साथ होगा। हाँ नहीं अपडेटेड है, इनफैक्ट इनको वो रुझान बहुत अच्छा मिला, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फॉलो अप था नॉन इंट्रूसिव, sending SMSs, sending mails, which was non-intrusive, yet saying or conveying that look, I am standing above your shoulder, I know there is something which you are not doing right, do you wish to correct yourselves, and if the answer is yes, please do it. So वो एक अच्छा इनको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। राइट। सब पूरे स्पीच के अंदर आपको क्या लगता है, मतलब सबसे बड़ा गेम चेंजर एलिमेंट क्या था? I think one thing which I really liked was her honorable madam's constant reference to her last full budget, which gave interim budget, no, the last full budget, January, February, yeah, and also the interim budget, that she kept on reminding, yes, that I am carrying it forward. Right. And if you look at the composition of this government, the key ministries, the key bureaucrats, they have given a semblance to the world at large that this is work in progress continuation. Normally you don't retain the same quadrate for everything. Right. And constantly going back to your speech was telling that, well, I owned it. मैंने ऐसा कुछ कहा था. I know it. I know it. I recall it. I said this, and this is in continuation of that. So therefore, what we said is being done. Or we are sure of it. Right. सर स्टार्टअप्स को भी तो काफी फायदा मिला है, जो स्टार्टअप्स को इन्होंने एक इनकॉर्पोरेशन पीरियड दिया था 5 years का, they are continuing with it. I think they realize the fact that startups are a great essential, a great brand ambassador for our country at large, to the larger world, which is currently the whole concept of startup and IA etc. is very fashionable. So I think that is a good statement, and to give recognition and whatever little pat on the shoulder the government believes it can give. Gig workers, such a nice thing, right, that they realize the fact that poor guys are needs to be, that's exactly what I said. She said that we have the pulse of the ears on the ground. Right. So many small things, and on the whole I think the budget was I think it's a real reality thought process. Even if somebody, and I would recommend your viewers also, आपके श्रोताओं को मैं ये कहूँगा, आराम से उनका बजट का स्पीच पढ़िए, कभी भी आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा। आज वाला आपको ऐसा लगेगा कि एक विजन है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो एब्स्ट्रैक्ट में विकसित भारत की बात हो रही है, और वो एब्स्ट्रैक्ट में नहीं, किसी लेबोरेटरी में नहीं, किसी क्लासरूम में नहीं है, वो एक आम आदमी की परेशानी को ध्यान में रखते हुए, एक इंडस्ट्री की परेशानी को ध्यान में रखते हुए, एक फॉरेन इन्वेस्टर की परेशानी को ध्यान में, लोगों के दुखों को लोगों के दुख, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो कैंसर की जो क्रिटिकल आपकी मेडिसिन्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो इतने महंगे थे कि लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते थे। जर्म्स प्लाज्म, राइट। अब उसके ऊपर आपकी अगर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, तो बहुत बड़ा फायदा है, जो लोगों को शायद अभी इतनी इस पे चर्चा नहीं हो रही, लेकिन आपको थोड़े टाइम में 6 महीने 1 साल के अंदर आपको वो ऑन ग्राउंड फर्क दिखेगा। आज की पॉलिसी से आप देखना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड द होल लिथियम बैटरी, आई मीन कंट्री लाइक नॉर्वे few days ago said that our 89% of vehicles are EV. ठीक है, वो छोटा मुल्क है, civilized है, sense of awareness है, बट ये लिथियम बैटरी, ये जो छोटी ऑन ग्राउंड चीजें, उन्होंने कहा है कि लिथियम आयन बैटरी के रिमेन्स पे हम कस्टम ड्यूटी, नॉट रॉ मटेरियल, शी मेंशन रिमेन्स व्हिच इज स्क्रैप, राइट, बट इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, वो भी इंपोर्ट होता है, क्योंकि वो यहाँ पे ईवी बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए अभी भी इस्तेमाल है। तो इवन इफ इट इज अ स्क्रैप ऑफ लिथियम आयन बैटरी, इट इज स्टिल वेरी यूजफुल एंड एसेंशियल फॉर ईवी एंड सेमीकंडक्टर्स। एंड सो आर द क्रिटिकल मिनरल्स जो फार्मा इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के इश्यूज, फॉरेन टैक्सेशन पे, ट्रांसफर प्राइसिंग पे, उस पे भी पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं। दैट मीन्स दे रिकग्नाइज द फैक्ट कि कहाँ सेफ हार्बर रूल्स है, सेफ हार्बर रूल्स को थोड़ा और अट्रैक्टिव करना, ब्लॉक पीरियड का कॉन्सेप्ट ट्रांसफर प्राइसिंग में लाना। ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए मुद्रा लोन्स, मतलब जो होम स्टेज हैं, जो लोग छोटे शहर में टियर 2 टियर 3 सिटी में अपने घर को होम स्टे के तौर पे बदलना चाहते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एयरबीएनबी के तहत या किसी के भी आप अंडर जाकर करते हैं,
उनको लोन नहीं मिलता था, उनको पर्सनल लोन लेना पड़ता था, क्योंकि होम तो आप खरीद नहीं रहे, तो होम लोन आप ले नहीं सकते. सो दे यूज्ड टू एक्चुअली पे अ लॉट मोर इंटरेस्ट ऑन द पर्सनल लोन. नाउ दे कैन गेट मुद्रा लोन. Yeah, things like spiritual tourism, Right. realizing the fact that India is a great hub. So For these are- medical tourism, medical spiritual tourism, tourism. medical tourism. I'm telling you, जो global south की policy है ना इंडिया Exactly. की, we will emerge as one of the Biggest standout player. countries for medical tourism. Yeah. So all in all, it's okay, fine. If you have to rate out of 10. I was never good at math. I think No, because of this income tax thing, I would personally rate it 9. I would say I'd say the 8 or 9. I admire the diligence and the honesty which the honorable finance minister brings on table. I mean, she will be remembered as one finance minister who would rank or maybe stand amongst those great finance ministers which we had, the Shettis, Yes. the C.D. Deshmukhs. Right. Manmohan Singh, Dr. Yeah, Singh. Dr. Manmohan Singh. In fact, I did his tribute very recent. But if you go back, you had Shetty, C.D. Right, Deshmukh right. Saab, those who made supreme sacrifices for our country at that particular point in time. I think this 8th budget which she is given, she will be remembered for that. Yeah. Well, what an insightful session it was. Thank you so much, sir, for being here, and we will keep you updated with all the budget updates, news and other things as well. So stay tuned at Paisa Live. Thank you.